हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, जहां आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों का हम जवाब देते हैं। आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस है, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि वो आपके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कर सकें। वही आते हैं हमारे शो में आपके पोर्टफोलियोज पर नजर डालने के लिए, ताकि आपके जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है अपने पैसों को लेकर के, अपने वेल्थ क्रिएशन को लेकर के, वो बिल्कुल ट्रैक पर चलती रहे। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं शुरुआत में बात करने के लिए, वो है जो एक बड़ा बदलाव हम देश में देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स का एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार जीएसटी के मल्टीपल रेट्स को कम करके 2 रेट पर ला सकती है, 5 और 18% पर। केंद्र सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ड्राफ्ट प्रपोजल भेज चुकी है। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है ताकि अक्टूबर तक ये बदलाव लाए जा सकें, और इनका मकसद है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रेट रैशनलाइजेशन और ईज ऑफ लिविंग। तो ये अगर इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसका असर आज हमने देखा, इक्विटी मार्केट्स ने खुलते ही जो है वो सलामी दागी और बहुत अच्छे मूड के साथ आज बाजारों ने अपना रिएक्शन यहाँ पर दिया है। इन सब का असर आपके पैसे पर क्या पड़ेगा, यानी आपके निवेश पर कैसे पड़ेगा? क्योंकि सरकार यही चाहती है आपकी जेब पर कम बोझ पड़े, जीएसटी का रेट कम होगा, आपको कई सारे सामान, एक लंबी लिस्ट आप भी हर जगह पढ़ रहे होंगे, जो आपके लिए सस्ती हो सकती है अक्टूबर के बाद से, अगर जीएसटी के नए रेट्स लागू होते हैं तो आज हम इसी बात को समझने वाले हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल। थैंक यू सो मच सर, आपने आज वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू शो में बुलाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को डॉक्टर मुकेश जो है वो एनालाइज करें, उन पर आपको बताएं कि उसमें क्या चीज़ें सही हैं, उसमें क्या चेंज करना है, तो आपको हम बता देते हैं आप कैसे हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874 है। हमारा ईमेल एड्रेस है money9query@tv9.com, जिस पर आप अपने पोर्टफोलियोज हमें भेज सकते हैं। लाइव यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और आज जाते जाते आपको ये भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भाई मनी 9 प्राइम, ये है हमारी मेंबरशिप की ऑफरिंग आपके लिए। हम 3 ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं मनी 9 प्राइम के जरिए, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। इससे जुड़िए। दिल्ली मार्केट अपडेट से लेकर के आपके क्वेश्चंस के प्रायोरिटी आंसर्स हम लेकर आए हैं। मार्केट पल्स का रिसर्च आप पढ़ सकते हैं, और मनी 9 में हम एक्सक्लूसिव आपके पोर्टफोलियो की भी एनालिसिस कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट के साथ, स्पेसिफिकली फॉर प्राइम मेंबर्स। तो ये प्राइम मेंबरशिप का हिस्सा बनिए, मनी 9 की फैमिली से जुड़िए। और अब हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। और सबसे पहले तो मुकेश, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने जो कहा है, एक बड़े रिफॉर्म की उन्होंने बात की, जिसमें बात बहुत समय से चल रही थी, पर इतने पुख्ता तौर से उन्होंने कहा कि दिवाली में डबल गिफ्ट हमें मिल सकता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं ओवरऑल फॉर कंट्रीमैन? डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है, पर जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए प्रियंका, एक बहुत बढ़िया कहावत है, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। अब अगर हम लास्ट 1 साल की बात करें, 1 साल से मार्केट चल नहीं रही है, रिटर्न आया नहीं है, काफी मिड स्मॉल माइक्रो कैप में इन्वेस्टर्स को भारी लॉस हुआ है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है, इकोनॉमी काफी स्लो डाउन है। अगर हम अर्निंग्स की बात करें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है आ ही नहीं रही थी, सेल्स ग्रोथ सिर्फ 6-7% हो रही थी लास्ट 2 साल से। ऐसे में लग रहा था कि पता नहीं मार्केट कब चलेगी। ऊपर से जो ट्रम्प जी हैं वो टैरिफ लगा रहे थे, 50% टैरिफ की बात थी, तो मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जो अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कि जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जब पहली बार जीएसटी आया था तो उससे इनडायरेक्ट टैक्स काफी सिंप्लीफाई हुए थे, बट अभी भी लग रहा था कि काफी स्कोप है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं प्रियंका कि इसमें क्या चेंजेस की बात हो रही है और इससे कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट होने वाले हैं और क्यों मार्केट इतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। अब अगर हम जीएसटी की बात करें तो करेंटली हमारे पास 4 स्लैब रेट्स हैं, 5%, 15%, 18% और 28%। तो जो गवर्नमेंट बोल रही है वो बोल रही है कि इसके बाद 2 रेट हो जाएंगे, 5% और 18%।
तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट आएगा उन सेक्टर्स में आएगा जिसमें फिलहाल 28% का जीएसटी लग रहा है, फिर नए टैक्स के हिसाब से उनमें 18% लगेगा, तो 10% का जीएसटी की रिडक्शन होगी। अब मैं इन सेक्टर्स की बात करूं तो इनमें आते हैं ऑटो, सीमेंट आते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे कि जो महंगे टीवी हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, इसमें जो 28% लग रहा है इसको बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो लग्जरी होटल्स हैं उसमें बेनिफिट आएगा, इंश्योरेंस में बेनिफिट आएगा। तो ये जो सामान है इनमें रेट कम होंगे तो जो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, उनको सामान ये सस्ता पड़ेगा। तो मार्केट को ये लग रहा है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, लोग ज्यादा खपत करेंगे तो इकोनॉमी में तेजी आएगी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से अगर जैसे हमने देखा मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी। इसके साथ दो तीन चीजें और भी अच्छी हुई जो लॉन्ग वीकेंड है, जैसे कि एस&पी जो है, जो क्रेडिट रेटिंग है, उसने इंडिया की रेटिंग को इंप्रूव किया। ये 2007 के बाद हुआ है। पहले क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी माइनस थी, अब वो ट्रिपल बी हो गया है। इससे मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी काफी स्टेबल है और इससे होता क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस आता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडिया में पैसे लाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था। और ट्रंप ने भी, जो भी मीटिंग हुई ट्रंप की पुतिन जी के साथ अलास्का में यूक्रेन के बारे में, तो काफी अच्छी मीटिंग थी। तो मीटिंग के बाद ट्रंप ने बोला कि जो सेकेंडरी टैरिफ्स लग रहे हैं उन देशों में जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है उनमें शायद वो टैरिफ ना लगाएं। तो ये काफी सारी पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रही है। मार्केट को लग रहा है आने वाला टाइम बढ़िया होगा। और ऊपर से अब ये भी लग रहा है कि आरबीआई रेट कट करेगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि सितंबर से रेट कट होंगे। तो जो दिवाली आने वाली है प्रियंका, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आने वाली है, क्योंकि इससे डिमांड, कंजम्पशन सब बेटर आएगा। ओके, सो कंजम्पशन इज द थीम, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कंजम्पशन का चक्का जब घूमेगा तो इकोनॉमी से लेकर के, निवेश से लेकर के सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन मैं आपके सामने मुकेश, गौरव सचिन का क्वेश्चन रख रही हूँ, जो कि लाइव हमसे पूछ रहे हैं। और एक मैं कहूँगी कि एक निवेशक की और एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईएमआई चुका रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिप भी कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी गौरव सचिन के इस क्वेश्चन से। गौरव सचिन कह रहे, रेपो रेट कट हुआ बट सभी बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए, क्योंकि हमेशा ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, जीएसटी आया था, तब से आज तक इन्फ्लेशन में हमने कोई कमी नहीं देखी है। अब जीएसटी रेट एडजस्ट हो भी जाए तो क्या कंपनीज इसे पास ऑन करेंगी? ये फियर तो रहता ही है हर कंज्यूमर, हर आम इन्वेस्टर के मन में। आप इसको क्या गौरव जी को कहना चाहेंगे? रेपो रेट कट होता है, हम भी हेडलाइंस चलाते हैं सब जगह कि अब होम लोन सस्ता हो जाएगा, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन में बैंक्स इतना वक्त लगाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि रेपो रेट कट भी कुछ हुआ था। सिमिलरली जब जीएसटी आया था तो बोला गया था कि सब कुछ सस्ता हो जाएगा, सबको इन्फ्लेशन वहीं बना रहा। अब अगर ये जीएसटी रिस्ट्रक्चर होता है, इसका बेनिफिट पास ऑन होगा कि नहीं? देखिए प्रियंका, गौरव भाई ने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि लोग होम लोन लेके रखते हैं, पर्सनल लोन लेके रखते हैं, और ये हमने देखा है कि आरबीआई रेट कट कर देती है और बैंक्स रेट कट नहीं कर रहे होते हैं। हमने ये भी देखा है, फिर आरबीआई पुश करती इन बैंक्स को कि आप रेट कट करिए, और ये बैंक इसलिए रेट कट नहीं कर रहे होते क्योंकि इन्हें हाई मार्जिन में कमाने की आदत पड़ी हुई होती है। तो गौरव भाई का ये सवाल बहुत जेन्युइन है। मेरे को लगता है कि ट्रांसमिशन होगा, भले ही थोड़ा कम हो। ऑलरेडी जो है होम लोन रेट्स जो आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। हमने ये भी देखा है गौरव भाई, बैंक्स क्या स्ट्रेटजी करती है, एग्जिस्टिंग लोन पे रेट कट जल्दी से नहीं करती है और नए लोन पे वो कम रेट ऑफर करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए गौरव भाई, आप अपने जिस बैंक से आपने होम लोन लिया है उन्हें रीच आउट करिए, उन्हें बोलिए कि आप रेट कट करिए। अगर आप नहीं करोगे तो मैं अपना होम लोन आपके बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर लूंगा। थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो आपको इससे बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि जिन्होंने लोन लिया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको बेनिफिट आना चाहिए। पहली बात तो ये। देखिए, मैं जीएसटी की ट्रांसमिशन की बात करता हूं प्रियंका, मेरी काफी कंपनीज के सीईओज वगैरह से बात होती रहती है, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन होता रहता है।
इस समय पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्रियंका, लास्ट 2 साल से सेल्स नहीं बढ़ रही है। लास्ट 2 साल से अगर आप निफ्टी 500 की सेल्स की ग्रोथ देखेंगे पर एनम वो 6-7% बढ़ रही है, और वो काफी डेस्परेट है कि उनकी सेल्स बढ़े, और वो ये भी चाह रहे हैं कि जीएसटी रेट कट होगा तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि जो लोअर प्राइस है वो कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, क्योंकि सबको अपनी सेल्स बढ़ानी होती है। तो मेरे को लगता है कि इससे बेनिफिट आना चाहिए। और ये जो सेक्टर्स मैंने बताए प्रियंका, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जैसे एयर कंडीशन ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, या आप सीमेंट ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, ये ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, और बेनिफिट मार्केट शेयर अपना मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ के लिए मेरे को लगता है डेफिनेटली ट्रांसमिशन करेंगे। तो गौरव भाई को मैं बोलना चाहूंगा कि हमें लगता है कि ये पॉजिटिव होगा, और जो आपने बोला कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है या आपको ट्रांसमिशन का बेनिफिट नहीं होता, मेरे को लगता है इस बार होना चाहिए। ओके, सो गौरव जी, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि होगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करने की बात है। मुझे लगता है अब सरकार बहुत जल्दी पेश करेगी कि वो किस तरह से इस पर आगे बढ़ेगी। अब हम रुक करते हैं आपके पोर्टफोलियोज़ का। हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज़ बड़ी तादाद में हमारे पास पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप अपने पैसे पर हम पर इतना भरोसा करके Money9 को चुनते हैं और अपने क्वेश्चंस भेजते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी के क्वेश्चन को पिक करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। एज है जितेंद्र की 36, 80,000 रुपए की ये सिप कर रहे हैं। कैनरा रोबेको के ब्लू चिप में 38,000 की सिप है। ईडलवाइज के मिड कैप में 14,000 की सिप कर रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में 11,000 की सिप। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 12,000 की सिप। एसबीआई के ईएलएसएस में 5,000 की सिप है, जिसे ये बढ़ाकर 10,000 करने वाले हैं। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड में 5,000। मोतीलाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 5,000। 2023 में निवेश करना शुरू किया है, और करंट वैल्यू जो है इनके पोर्टफोलियो की 10 लाख पहुंच चुकी है। 10% से सिप को एनुअली जो है वो स्टेप अप करेंगे। गोल है कि करीब 1 करोड़ इन 5 इयर्स, और फिर सिप करते रहेंगे टिल द एज ऑफ 60, और वेल्थ क्रिएशन पर नजर है। तो जितेंद्र जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? इनके गोल्स अचीवेबल लग रहे हैं? कुछ आप चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि अमाउंट तो बहुत बड़ा है। 80,000 की सिप हर महीने कर रहे हैं जितेंद्र जी, क्या बात है? देखिए प्रियंका, अगर जितेंद्र जी का पोर्टफोलियो देखें, इसमें 2-3 बातें मुझे अच्छी लगी। जितेंद्र जी अभी यंग है, 36 साल के हैं। इन्हें क्लैरिटी है कि 60 साल तक ये सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले हैं, और मैं इनको कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो सिप की प्लानिंग की है अपने रिटायरमेंट के लिए, गोल प्लानिंग के लिए, ये बहुत ही सही है। आपका जो व्हीकल है सिप के थ्रू जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 60 साल तक, मेरे को पक्का यकीन है कि 60 साल जब आप रिटायर करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा। अब मैं अगर थोड़े नंबर्स की बात करूं तो मैंने उसमें कैलकुलेशन करके देखा। जितेंद्र जी के पास जो करंट पोर्टफोलियो है वो 10 लाख का है। अभी ये एसआईपी 80,000 की कर रहे हो, 10,000 और करने की बात कर रहे हैं, तो एसआईपी मंथली 90,000 की हो जाती है। और अगर ये 5 साल करेंगे विद स्टेप अप की हर साल 10% एसआईपी की अमाउंट बढ़ती है, तो 5 साल बाद इनका कॉर्पस लगभग 1.1 करोड़ हो जाता है। जितेंद्र जी ने हमें बताया कि इनका गोल 1 करोड़ का है, तो जितेंद्र जी को मैं बोलना चाहूंगा कि गोल से ज्यादा आपके पास 5 साल में आपका कॉर्पस बन जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप, क्योंकि 36 साल है, 24 साल तक ये एसआईपी कंटिन्यू करते हैं और स्टेप अप भी करते हैं 10%, तो 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर करेंगे आपके पास कॉर्पस होगा 41 करोड़ का। जी हां, 41 करोड़ का आपका कॉर्पस होगा। काफी अच्छा कॉर्पस होगा। यही एक अच्छी बात है, डिसिप्लिन आप करते रहिए। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टर अगर देता है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, स्टॉक मार्केट को, तो कंपाउंडिंग उसमें काफी अच्छी हो जाती है। तो जितेंद्र जी ऐसे ही आप कंटिन्यू करिए, आप अपने ट्रैक में हैं। अब अगर स्कीम की बात अगर मैं देखूं तो आपने जो स्ट्रक्चरिंग की है काफी अच्छी स्ट्रक्चरिंग की है। एक आपने लार्ज कैप फंड लिया, एक मिड कैप लिया, एक स्मॉल कैप लिया है, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी लिया है, एक आप एसबीआई के ईएलएसएस में चला रहे हो। एसआईपी में ये मान के चलता हूं कि आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में हो तो आप इसलिए ईएलएसएस कर रहे हो क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में उसका बेनिफिट नहीं है। अब इसमें एक अच्छी चीज ये कि आपने फंड्स बहुत अच्छे सेलेक्ट किए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, अच्छा कंसिस्टेंट लार्ज कैप फंड है। एडलवाइज मिड कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जहां थोड़ी सी मेरे को आपके पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम लग रही है, एक्सेस का स्मॉल कैप फंड है, वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैनरा रोबोके में आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, 38,000, स्मॉल कैप और बाकी फंड्स में आप कम कर रहे हैं। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये होगा कि आप सारे स्कीम्स में बराबर करिए। तो जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं उसमें थोड़े से मैंने चेंज किए। एक तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू करिए, कैनरा रोबोका का ब्लू चिप भी कंटिन्यू करिए, एडलवाइस का मिड कैप भी कंटिन्यू करिए। एक्सेस स्मॉल कैप की जगह बंधन का स्मॉल कैप लीजिए जो कि कंसिस्टेंटली बेटर कर रहा है। ये चार आपको इक्विटी फंड्स काफी हैं, इनमें आप बराबर डालिए 20-20 हजार। एक आपने सवाल पूछा कि वैल्यू इंडेक्स फंड या मोमेंटम इंडेक्स फंड, स्मार्ट बीटा फंड्स आजकल काफी चले हुए हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे को नहीं लगता अभी आपको करने की जरूरत है। आप पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10,000 की सिर्फ मोतीलाल के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में करिए। मोतीलाल के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में 70% एलोकेशन गोल्ड का है और 30% सिल्वर का है। कॉमोडिटीज का मैं डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गोल्ड सिल्वर जनरली अच्छा करते हैं जब मार्केट्स डाउन होती है, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हाई होती है। और ये ट्रम्प की वजह से, टैरिफ्स की वजह से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कंट्रीज अपनी रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डॉलर से बदले वो गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। और सिल्वर काफी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है, एआई, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार्स में। तो थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर का भी तड़का दे दोगे अपने पोर्टफोलियो में तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जितेंद्र जी के लिए। ओके, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि अगर ये जब तक 60 साल के होंगे तब तक निवेश करते रहेंगे तो 41 करोड़ इस पोर्टफोलियो से जमा कर पाएंगे। 41 करोड़ आप कह रहे हैं? 41 करोड़ प्रियंका बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाता है। ओके, और मुझे इसका लगा रीजन ये गलत तो नहीं सुन लिया कि आपने 4 करोड़ बोला और 4.1 करोड़ तो नहीं, 41 करोड़। वाओ, 41 करोड़। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 साल पैसा कंपाउंड हो रहा है। और दूसरा डबल इंजन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लगाया है, स्टेप अप एसआईपी करके, जो हर साल ये एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत पावरफुल होता है और बाकी इन्वेस्टर्स को जितेंद्र जी से सीखना चाहिए। क्या बात है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो चीज़ ऐड कर रहे हैं मुकेश, वो ये है कि आप जो स्मार्ट बीटा फंड्स आपने लिए हुए हैं उनकी जगह पर आपने एक मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड लिया हुआ है, एक निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स, उसकी जगह आप जो है गोल्ड एंड सिल्वर की स्कीम चुनिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हमेशा इनको माना जाता है कि ये जो है आपकी इक्विटी एक तरफ जाती है तो ये कमोडिटीज एक तरफ जाती है, तो एक तरह से आपके पोर्टफोलियो में वो हेज करने की भी कोशिश करेगा। और साथ ही में स्मॉल कैप में एक्सेस की जगह बंधन का ऑप्शन जो है वो बेटर हो सकता है आपके लिए। एसबीआई कैप ईएलएसएस में निवेश करते हैं जितेंद्र जी, देख लीजिएगा ओल्ड स्कीम या नई स्कीम किस में आ रहे हैं, उस हिसाब से इस डिसीजन को देखिएगा। बट वेरी गुड, आपके पास इतना लंबा समय है और इसीलिए देखिए कहाँ आप पहुंच सकते हैं जब आप 7 साल के होंगे। 24 साल का वक्त आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आई होप आप सेटिस्फाइड हो आंसर से। अब हम लेते हैं सुरजीत दत्ता जी का क्वेश्चन। सुरजीत जो हैं हमारे मनी 9 प्राइम के मेंबर भी हैं। थैंक यू सो मच सुरजीत जी कि आप मेंबर बने हैं। और भी लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, मेंबरशिप प्लान आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उस अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप। सुरजीत जी का पोर्टफोलियो हम लेकर आते हैं। सुरजीत दत्ता, इन्होंने बताया कि इनकी एज है 35। इनके पास है बंधन का स्मॉल कैप जिसमें 4,000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल के मिड कैप में 4,500 की सिप है और मोतीलाल के माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में 3,500 की सिप कर रहे हैं। 11 महीने पहले इन्होंने निवेश शुरू किया है। एनुअल स्टेप अप 10% से करेंगे। 24 साल में जो है वो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ पर। और आई स्टार्टेड फ्लेक्सी कैप विच वन इज बेटर, पराग पारेख या ईडलवाइज इंडिया का फ्लेक्सी कैप लें। ओके, सो 2 फ्लेक्सी कैप में कौन सा बेटर होगा ये आपसे चाहते हैं कि आप उनको ज़रा आइडेंटिफाई करके बताइए। बट अपार्ट फ्रॉम पराग पारेख वर्सेस ईडलवाइज इंडिया फ्लेक्सी कैप में दूसरा हिस्सा ये है कि बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप, ये 3 स्कीम्स इनके पास ऑलरेडी हैं। सो मुकेश, 7 करोड़ जुटाना चाह रहे हैं यहाँ सुरजीत, मेंबर है मनी 9 प्राइम के, 7 करोड़ पर नजर है इन 24 इयर्स। अभी 12,000 की सिप बैटरी है इनकी। देखिए प्रियंका, अगर सुरजीत दत्ता जी का पोर्टफोलियो हम देखें, इन्होंने 3 स्कीम ली है, एक बंधन स्मॉल कैप, एक मोतीलाल मिड कैप और एक माइक्रो कैप का इंडेक्स फंड लिया है। अब ये तीनों फंड जो प्रियंका है एग्रेसिव फंड है,
ये हाई रिस्क हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब वैसे अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्टली सही है, 10 साल का टाइम होराइजन है। और अगर सुरजीत जी जो है काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए सूटेबल भी हो सकता है। मेरे को इनकी रिस्क प्रोफाइल नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कोई लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप नहीं लिया। जनरली देखिए, हम लार्ज कैप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि आप 30 से 40% लार्ज कैप कर लीजिए, क्योंकि उससे पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी काफी अच्छी बढ़ जाती है। जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप बहुत कम गिरता है। जैसे अभी भी लास्ट 1 ईयर में आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी सबसे कम गिरा है, जो कि एक लार्ज कैप का इंडेक्स है। मिड स्मॉल माइक्रो काफी ज्यादा गिरे हैं। तो होता क्या है कि मिड स्मॉल माइक्रो रिटर्न अच्छा देते हैं, नो डाउट लार्ज कैप से रिटर्न अच्छा देते हैं, पर इसमें रिस्क बढ़ जाते हैं। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क एक वैसे तो वर्ड है, पर अगर आप प्रैक्टिकल पर्पस से देखिए तो रिस्क हम मेजर करते हैं कि जब मार्केट गिरती है, अगर मार्केट एक्स गिर रही है तो ये बाकी फंड कितने गिर रहे हैं। तो जनरली हमने देखा है मिड स्मॉल माइक्रो काफी ज्यादा गिरते हैं। अगर निफ्टी गिरेगा 20% तो ये शायद गिरेंगे 25-30%, और इनमें कई बार ड्रॉडाउन 50-60% का भी हो सकता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं मिड स्मॉल माइक्रो के लिए आप 10 साल का टाइम होराइजन रखिए, तो ये कंफर्टेबल रहते हैं। तो सुरजीत भाई की अगर रिस्क प्रोफाइल काफी एग्रेसिव है, वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल है, तो मिड स्मॉल माइक्रो कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। तीनों फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है, रिकमेंडेड लिस्ट में भी है, इनकी फंड मैनेजमेंट टीम भी काफी अच्छी है। पर अगर ये चाहते हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाएं, तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं फ्लेक्सी कैप में कौन सा अच्छा है, शायद जो है ये सोच रहे हैं फ्लेक्सी कैप ऐड करें। जो फ्लेक्सी कैप होता है लगभग 70% इसमें लार्ज कैप होता है। तो मेरा आपको सुझाव यही होगा कि एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर दें, चौथा फंड ऐड कर देंगे तो पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अब आपने पूछा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एडलवाइस के बीच में कौन सा अच्छा है। मुझे पराग पारिक काफी अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है तो काफी कंसिस्टेंट फंड है, उसमें वो 10-15% इंडिया के बाहर भी करता है, थोड़ा कैश और इक्विटी के एलोकेशन भी अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो राजीव थक्कड़ जी उनके फंड मैनेजर है, वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं। तो एडलवाइज और पराग पारिक के बीच में मेरा सुरजीत जी को रिकमेंडेशन होगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ऐड करें, और डेफिनेटली करें, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आएगी। जब मार्केट गिरेगा तो ये देखेंगे कि पराग पारिक इनको बचाएगा, और ये स्टेबल एक फंड है। और बाकी जो इनके 3 फंड है वो एग्रेसिव फंड है, एग्रेसिव क्रिकेटर्स की जैसे होता है, एक सहवाग के फंड्स हैं ये, तो रिटर्न्स अच्छा देंगे, बट स्टेबिलिटी के लिए पराग पारिक ऐड करें। और अगर 24 इयर्स का टाइम फ्रेम है सुरजीत के पास, 10% से स्टेप अप भी करेंगे, तो 7 करोड़ इन 24 इयर्स पॉसिबल है कि ये जुटा पाएंगे, राइट? प्रियंका, मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा फिलहाल, बट मेरे को लग रहा है कि जो नंबर्स हैं होना तो चाहिए। ओके, मुझे भी नंबर ठीक लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम जितेंद्र के पोर्टफोलियो को देख रहे थे। आपने कहा 24 इयर्स वो करेंगे तो पहुंच जाएंगे बहुत अच्छे अमाउंट पर, तो मुझे लगता है सुरजीत आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे। ऑलराइट, अब नरेश जी का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। सो नरेश की एज है 45 और फिलहाल इनकी जो सिप्स चल रहे हैं। नरेश जी, हम आपको संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे थे पर आपका फ़ोन नहीं लगा, इसीलिए आपका क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। SBI कॉन्ट्रा फंड 1000 की सिप कर रहे हैं नरेश। निपॉन के स्मॉल कैप में 1500 की सिप कर रहे हैं। HDFC की मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1500 की सिप चल रही है। और ये नई सिप शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपकी राय चाहते हैं। बंधन के स्मॉल कैप में 1500, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1500, निपॉन के लार्ज कैप में 4000। वैसे ये अपनी सिप को 15% से एनुअली बढ़ाएंगे। 10 साल तक निवेश करने का इनका इरादा है। तो 3 जो फंड्स ऐड करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें SBI कॉन्ट्रा है, निपॉन स्मॉल कैप है और HDFC मिड कैप है, ये इस 3 में ऑलरेडी निवेश चल रहा है। और जो 3 ऐड करना है वो है बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन का लार्ज कैप। मुकेश, आपका व्यू क्या है? नरेश जी का पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? देखिए प्रियंका, अगर नरेश जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग की बात करते हैं। अब इनकी जो सिप चल रही है वो 11,000 पर मंथ की चल रही है, और इन्होंने बताया कि ये स्टेप अप करेंगे 15% का स्टेप अप काफी अच्छा रहता है। अभी बेस छोटा है क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स में है, तो 15% से काफी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। अब इन्होंने 10 साल का टाइम होराइजन बताया है, तो 10 साल में मैंने कैलकुलेट करके देखा कि लगभग 10 साल बाद पोर्टफोलियो 48 लाख का हो जाता है। तो छोटे फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि स्टेप अप
15% का हो रहा है तो बाद में 10 साल बाद 48 लाख हो जाएगा। और नरेश जी को अगर इसको देखना है कि ये और बेहतर पोर्टफोलियो बन जाए, बड़ा कॉर्पस बन जाए, तो मेरा इनको सजेशन होगा कि 10 से ये कोशिश करें 20 साल अपने पोर्टफोलियो को दें, क्योंकि अभी भी ये यंग है एंड इनकी उम्र 45 साल है। तो मेरे को लगता है 15-20 साल तक आप अगर पोर्टफोलियो को टाइम देंगे तो अच्छा खासा कॉर्पस आपके रिटायरमेंट में हो जाएगा। अब अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो फिलहाल इनके पास 3 फंड हैं एंड इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है जो कि एक लार्ज कैप हेवी फंड है। थोड़ा टाइम से एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इसमें जो इनकी सिप है वो स्टॉप करना चाहूंगा और इसके बदले एक इंडेक्स फंड ऐड करना चाहूंगा, एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फंड है, टॉप 500 कंपनीज कवर करते हैं और 70% इसमें लार्ज कैप होता है, 20% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप। अगर सारे फंड्स में एक ही फंड लेना होता तो वो एक सिंगल फंड ये है, तो एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह वो ये एचडीएफसी बीएससी 500 को सेलेक्ट करें। 2 इनके पास और फंड है, निपॉन का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है। दोनों अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी कंसिस्टेंट है, काफी ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा है और फंड मैनेजमेंट टीम भी काफी अच्छी है। मेरा इनको सुझाव होगा इनको ये कंटिन्यू करें और इसमें कोई चेंज ना लाएं। इन्होंने ये भी पूछा कि मैं एक और स्मॉल कैप फंड ऐड करूं, बंधन का स्मॉल कैप और एक मोतीलाल का मिड कैप फंड ऐड करें और निपॉन का लार्ज कैप ऐड करें। तो मैं नरेश जी को बताना चाहूंगा कि इनके पास क्योंकि एक स्मॉल कैप और मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप और निपॉन का स्मॉल कैप ऑलरेडी है, तो आपको और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं, कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर हम फंड्स ऐड करेंगे तो उससे रिटर्न बढ़ जाएगा। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे फंड्स हैं, स्टेबल फंड है, हो सकता है वो टॉप परफॉर्मिंग में नहीं है, बट अगर कंसिस्टेंसी अच्छी है तो आप कंटिन्यू करिए। क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है कि कुछ फंड्स टॉप परफॉर्मर होंगे और फिर वो नीचे भी आ जाते हैं, तो फालतू में फंड्स ऐड ना करें। और अगर आपके पास एक स्मॉल कैप मिड कैप फंड है तो उन्हें आप कंटिन्यू करिए और स्कीम्स में रिकमेंड करने की उनको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एक इन्होंने बोला निपॉन लार्ज कैप, मेरे को नहीं लगता कि इनको एक्टिव लार्ज कैप फंड करने की जरूरत है। लार्ज कैप में आजकल अल्फा नहीं आ रहा। अल्फा मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मार्केट मैच्योर हो रही है, इंफॉर्मेशन सबके पास इजीली अवेलेबल होती है। तो लार्ज कैप का एक्टिव फंड ना करें, इसके बदले मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा कि एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कर लें, जो थोड़ा इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देगा, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इनको सिर्फ 4 फंड चाहिए नरेश जी को, प्रियंका। एक एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड चाहिए जो मैं एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह ऐड कर रहा हूँ। इनका जो निपॉन स्मॉल कैप है और एचडीएफसी मिड कैप है उन्हें प्लीज कंटिन्यू करिए, अच्छे स्टेबल फंड है। और एक और फंड में, क्योंकि इनका मिड और स्मॉल में ज्यादा लोकेशन है, तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर रहा हूँ। इससे पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा और अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है नरेश जी, आप चेंजेस आई होप आपने सुन लिए हों, उनको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि आपका पोर्टफोलियो अभी बहुत अग्रेसिव दिख रहा है और मुकेश जी क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन निखिल अग्रवाल का। निखिल भी हमारे मनी 9 प्राइम के मेंबर हैं। निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और निखिल जी का पोर्टफोलियो हमारे सामने है। इन्होंने निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 10,000 की सिप की है, एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड में 10,000 की सिप चल रही है। इन ऑल 60,000 की सिप कर रहे हैं, हर में 10,000 का डिवीजन है। इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड है, पॉन्ट का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप नजर आ रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। ये निवेश जो है ये करने वाले हैं 20 साल के लिए और इनकी एज है अभी 21, प्रिटी यंग इन्वेस्टर। 60,000 की सिप कर रहे हैं, 20 साल तक करेंगे, 10 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं निखिल। अब ये 10 करोड़ का टारगेट इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, बट ओवरऑल 6 स्कीम, 60,000 की सिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, पराग का फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। मुकेश बताइए आपको कैसा लग रहा है निखिल जी का ये पोर्टफोलियो? देखिए प्रियंका, अगर निखिल जी का पोर्टफोलियो की हम बात करें, उन्होंने फंड्स काफी अच्छे लिए हैं, 6 फंड्स लिए हैं और स्ट्रक्चरिंग काफी इंटरेस्टिंग की है, क्योंकि एक इन्होंने एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड लिया है लार्ज कैप के लिए, जो कि एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, काफी स्टेबिलिटी रहता है उसमें, वोलेटिलिटी कम रहती है।
तो उसे कंटिन्यू करें। स्मॉल कैप के लिए इन्होंने निप्पॉन स्मॉल कैप लिया है, काफी कंसिस्टेंट है वो फंड काफी सालों से, तो उसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मिड कैप के लिए इन्होंने मोतीलाल मिड कैप फंड लिया, अगेन मिड कैप कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है, तो वो भी कंटिन्यू करिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक रिकमेंडेड फंड है, तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक इन्होंने इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड लिया है। इन्वेस्को के जो सीईओ हैं ताहिर बादशाह, काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं, इस समय इन्वेस्को के सारे फंड्स अच्छे कर रहे हैं, तो उसे भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इसमें इंटरेस्टिंग फंड है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। अब प्रियंका हो क्या रहा है, क्वांट के सारे फंड्स इस समय अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक टाइम पहले क्वांट के सारे फंड टॉप परफॉर्मर थे, लास्ट ईयर तक सारे टॉप परफॉर्मर थे। बट लास्ट ईयर हुआ कि एक इवेंट हुआ क्वांट फंड हाउस में, वहां पे सेबी की इंक्वायरी चल रही है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, जिसका नतीजा अब तक आया नहीं है। क्योंकि जब जनरली हमने देखा प्रियंका, ऐसे इवेंट होते हैं, कोई सेबी की इंक्वायरी चलती है, तो इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, तो फ्लोज वहां कम हो गए हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं डाल रहे हैं, रिडम्पशन ज्यादा हो रही है, तो परफॉर्मेंस भी उनकी वीक चल रही है। तो मेरे को लगता है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप में ये अपनी एसआईपी बंद कर दें, और जो 5 फंड है, 6 में से एक क्वांट हटा देंगे तो 5 बचेंगे, वो 5 परफेक्ट है, और जो क्वांट का पैसा बचेगा वो बराबर सब में बांट दें। तो इससे होगा क्या कि एक मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, कॉन्ट्रा और एक फ्लेक्सी कैप, अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, कंसिस्टेंट फंड्स हैं। तो एक छोटा सा चेंज है निखिल भाई के लिए, अगर आप ये कर लें। और निखिल, अच्छी बात ये है कि सिर्फ 21 साल के हैं, यंग एज में इन्वेस्टर कर रहे हैं। प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा जो जेन जी है, ये जो जनरेशन है, काफी लर्नेड, एजुकेटेड और डिसिप्लिन्ड है ये, इन द सेंस कि काफी इनको जल्दी पिकअप कर लेते हैं ये। और मेरे को अच्छी बात ये लग रही है कि यंग एज में इन्होंने सिप शुरू कर दी है, फंड्स अच्छे सेलेक्ट किए हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि कंटिन्यू करिए, डेविएट ना करिए। जितना आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करेंगे उतना अच्छा आपका कॉर्पस बनेगा। टाइम इज ऑन योर साइड निखिल, तो प्लीज एक क्वांट के फ्लेक्सी कैप का एक बार रीलुक कीजिएगा। बट अदरवाइज आपका अच्छा पोर्टफोलियो है, हमारे एक्सपर्ट को अच्छा लगा, सो हमें भी अच्छा लगा इतने यंग इन्वेस्टर्स जब जुड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अलग है जो मैं अगला लेकर आ रही हूँ मुकेश आपके लिए। इसमें कोई पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं है, इसमें आपकी एडवाइस चाहिए। विजेंद्र जी को एडवाइस इनको ये चाहिए कि इनके पिताजी के पास जो है 35 लाख रुपए हैं, जो ये 5 साल के लिए पार्क करना चाहते हैं। तो लिक्विड बीज में निवेश करें या किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में, यानी डेट फंड हुआ, राइट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, वहां पर उनको निवेश करना चाहिए अगर 5 साल का नजरिया है और अमाउंट है 5 लाख, 35 लाख। देखिए प्रियंका, पहली बात तो क्योंकि ये विजेंद्र जी इंटरेस्टिंग सवाल लेके आए हैं, इनके फादर का पैसा है, तो और इन्होंने क्योंकि लिक्विड बीज की बात कर रहे हैं, लिक्विड बीज एक डेट फंड होता है जहां पे अंडरलाइंग जो होते हैं डिपॉजिट पेपर्स, फिक्स डिपॉजिट पेपर्स या कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सेफ होते हैं, रिटर्न सेफ आ रहा होता है, और जो पेपर्स होते हैं वो 3 महीने के होते हैं। जनरली इस समय लिक्विड बीज में जो रिटर्न आ रहा है वो 6% का आ रहा है। प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा जो लिक्विड फंड होते हैं वो जनरली इंस्टीट्यूशंस के लिए बना हुआ होता है ना, इंस्टीट्यूशंस के लिए बना हुआ होता है, क्योंकि वो एक दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए पैसा पार्क कर रहे होते हैं। जब टाइम होराइजन इतना छोटा होता है और इन्वेस्टर को थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होती है, तो लिक्विड फंड उनके लिए परफेक्ट है। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए लिक्विड फंड बहुत ही खराब प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको 1-2 दिन के लिए पैसे पार्क करने की जरूरत नहीं है, और इतनी हाई लिक्विडिटी के चक्कर में होता है कि रिटर्न का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अगर मैं विजेंद्र जी से बात पूछना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट डायलॉग नहीं हो पा रहा, अगर देखिए डेट में ही पैसा पार्क करना चाहते हैं, है ना, डेट में इनको पार्क करना है, तो इनके पास 2 ऑप्शन है। मेरे को इनका टैक्स स्लैब नहीं पता कि टैक्स स्लैब क्या है, क्योंकि डेट में इनकम टैक्स स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इनका टैक्स स्लैब जो है वो 0% है, ये 10% है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं मनी मार्केट फंड कैटेगरी। मनी मार्केट फंड में क्या होता है, अंडरलाइन पेपर्स, बॉन्ड्स वगैरह ही होते हैं, बट 1 साल के पेपर्स होते हैं, और इसमें लगभग जो करंट यील्ड चल रही है लगभग 6.5 की चल रही है, और कोई एग्जिट लोड, एंट्री लोड नहीं होता है। तो आपके लिए ये, अगर आप चाहते हो कोई आपको मार्केट का रिस्क नहीं लेना, कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर नहीं लेना, और अगर आप 6.5% रिटर्न में खुश हो, तो आप ये मनी मार्केट फंड सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी ये आती है
हो सकता है कि आप हाई टैक्स स्लैब में, आपके फादर हाई टैक्स स्लैब में, अगर पेंशन आ रही है या कोई इनकम, रेंटल इनकम आ रही है, अगर वो 20-30% टैक्स स्लैब में है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न हम देखेंगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर 6.5% प्री टैक्स आ रहा है तो पोस्ट टैक्स लगभग 4-4.5 आएगा, जो कि बहुत कम है। तो अगर विजेंद्र जी उसमें डेट में पैसा रखना चाहते हैं तो इनको रिकमेंडेड होगा इनकम आर्बिट्राज फंड। उसमें होता क्या है, 2 साल का टाइम होराइजन होता है और 2 साल बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई करता है। टैक्स लगभग 12.5% लगते हैं और इसमें भी यील्ड जो है लगभग 6.5-7% निकल सकती है। बट इसमें होता क्या है, कोई मार्केट का एक्सपोजर नहीं होता, टैक्स एडवांटेज है, तो ये विजेंद्र जी कर सकते हैं। बट इसमें प्रियंका एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो विजेंद्र जी बता रहे, टाइम होराइजन 5 साल का है। अब 5 साल के लिए आप डेट में पैसा रखें, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि रिस्की हो जाता है। रिस्की इसलिए हो जाता है प्रियंका, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई अपने आप में बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑन एन एवरेज 6% रिपोर्ट करती है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन होता है वो लगभग 7-8% होता है। तो अगर पैसा जो है पोस्ट टैक्स, पोस्ट एक्सपेंस 8% नहीं बढ़ रहा है, तो टेक्निकली उसको हम इरोड हो कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ही 8% है, 1 साल बाद अगर 100 रुपए है, तो वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू, परचेजिंग पावर लगभग 92 रह जाती है। तो बहुत जरूरी इन्वेस्टर सोचे कि एटलीस्ट 8% पोस्ट टैक्स कमाए। और 5 साल के टाइम होराइजन में प्रियंका क्या होता है कि स्टॉक मार्केट ये सब में रिस्क बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने देखा है इक्विटी में काफी अच्छा रिटर्न निकल आते हैं। तो मैं विजेंद्र जी को सजेस्ट करूंगा, शायद इन्होंने पहले इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, इनको 2 कैटेगरी रिकमेंड करूंगा, है ना। एक कंजर्वेटिव डेट रिकमेंड करूंगा, जहां पे लगभग 20-25% जो होता है इक्विटी होती है। एक पराग पारिक का कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड फंड है, काफी अच्छा फंड है, लो कॉस्ट फंड है और 20-25% ही इक्विटी है। एंड इसमें इन्वेस्टर लगभग 8-9% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 साल के लिए अच्छा टाइम होराइजन है। दूसरा मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड में लगभग 50% इक्विटी होता है, 50% डेट होता है और इसमें रिटर्न 10-11% निकल सकता है। फंड मैनेजर भी डायनेमिक एलोकेशन कर रहे होते हैं दोनों फंड में। तो थोड़ा सा अगर ये बैलेंस एडवांटेज फंड या कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड फंड पोर्टफोलियो में ऐड कर लें तो इनका रिटर्न इनहैंस हो सकता है। और मैं ये इन्हें रिकमेंड कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से मैं एजुकेट भी ये इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि सिर्फ अगर लिक्विड फंड या डेट फंड में बैठ जाएंगे तो काफी इनको रिटर्न कम आएगा और इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनके पास 35 लाख है, अब डिपेंडिंग ये कितना रिस्क ले सकते हैं, 50% डेट में रखें, बाकी 50% में से 25% कंजर्वेटिव डेट में और 25% बैलेंस एडवांटेज में करेंगे तो पूरे बकेट का रिटर्न 8-9% निकल आएगा। तो थोड़ा सा मैंने टाइम लंबा लिया, बट जरूरी है कि विजेंद्र जी इसे समझें, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन महेश मिश्रा का ले रहे हैं। महेश जी ने कुवैत से अपना क्वेश्चन हमें भेजा है, वहाँ काम करते हैं। एज है महेश जी की 40। कैनेरा रोबेको के लार्ज कैप में 3500 की सिप, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5000 की सिप, एक्सिस के स्मॉल कैप में 5000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3500, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड यहाँ पर भी 3500, क्वांट का स्मॉल कैप 3500, 24,000 की सिप कर रहे हैं। 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य जो है वो हासिल करना चाहते हैं। 7 लाख के आसपास जो है इनका भी जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू पहुंच गई है। सो महेश जी को क्या बताना चाहेंगे, क्या स्कीम्स ठीक हैं और इनका जो टारगेट है 1 करोड़ इन 10 ईयर्स, क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, अगर महेश जी की बात करें, कुवैत से हैं, काफी अच्छा लगता है जब इंडिया से बाहर भी लोग आपके शो में क्वेश्चंस भेज रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि वो डिस्पाइट इंडिया के बाहर इंडियन मार्केट में उनको कॉन्फिडेंस है, उन्हें लग रहा है कि इंडिया मार्केट से अच्छा रिटर्न आएगा और एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं डिस्पाइट इंडिया के बाहर होने पे। तो महेश जी को मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा। अब अगर महेश जी की हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास जो पोर्टफोलियो है 7.7 लाख का है और ये 24,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके देखा कि 5 साल अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो 5 साल के एंड में इनका पोर्टफोलियो की जो वैल्यू होगी लगभग 88 लाख हो जाती है। अच्छा कॉर्पस बन जाता है। बट महेश जी ने हमें बताया कि इनका टारगेट 1 करोड़ का है, तो लगभग 12 लाख का शॉर्टफॉल है।
तो महेश जी को मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जैसे से आपकी इनकम बढ़ रही, क्योंकि कुवैत में हो वहां इनकम अच्छी आनी चाहिए, तो साल का आप स्टेप अप एसआईपी या एसआईपी अपनी हर साल अमाउंट 10% से बढ़ा लीजिए जैसे से आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर आप ये थोड़ा सा हर साल बढ़ा लेंगे तो मेरे को लगता है पॉसिबल है, तो आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो 1 करोड़ का गोल डेफिनेटली अचीवेबल है, बस थोड़ी सी स्टेप अप एसआईपी करने की जरूरत है। अब अगर इनके स्कीम्स की मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो स्कीम्स जो महेश जी ने सेलेक्ट की, काफी अच्छी स्कीम सेलेक्ट की है। जैसे कैनरा रोबोको का लार्ज कैप फंड लिया है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो हम आजकल पोर्टफोलियो में ज्यादातर पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, एक अच्छा कंसिस्टेंट फंड है और सिलेक्शन भी अच्छा है। मोतीलाल का मिड कैप फंड इनके पास एक अच्छा फंड है, काफी टाइम से मोतीलाल का मिड कैप फंड कंसिस्टेंट है। एक इनके पास एक्सेस स्मॉल कैप फंड है। एक्सेस स्मॉल कैप फंड जो है काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उनकी फंड मैनेजमेंट टीम में भी काफी चेंजेस हुए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्हें हम रिप्लेस करें। और एक्सेस स्मॉल कैप के अलावा इनके पास एक और स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप। तो क्वांट भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि इसमें सेबी की इंक्वायरी चल रही है इनसाइडर ट्रेडिंग की, और ये अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। तो इन दोनों को ये स्टॉप कर सकते हो। जनरली प्रियंका देखिए, पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड की आपको जरूरत नहीं है, एक से आपका काम चल जाएगा। तो इन दो को स्टॉप करके ये बंधन स्मॉल कैप में अगर कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बंधन की फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी और कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। एक इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने डिफेंस उठा रखा है, एसआईपी कर रहे हैं। डिफेंस के बारे में मैं प्रियंका बताना चाहता हूं कि एक डिफेंस जो स्टोरी है अगले 10-20 साल के लिए इंडिया में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हम देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा हाई चल रहा है। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो थोड़े बहुत ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने देखा, क्योंकि चाइना ने भी पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया और इंडिया के पास बहुत ज्यादा सपोर्ट बाकी कंट्री से नहीं आ रहा था। तो इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने। एंड हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी वो डिफेंस में काफी पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में डिफेंस जो सेक्टर है काफी प्रॉमिसिंग सेक्टर है। प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रियंका कि डिफेंस के सारे स्टॉक्स इस समय महंगे हैं। अगर हम पी की बात करूं डिफेंस की, जो इन्होंने इंडिया डिफेंस का इंडेक्स फंड लिया हुआ है 60-65 पे चल रहा है, काफी महंगा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें काफी कम है। तो अगर जो इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं करिए, बट अगर अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है तो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए, क्योंकि महंगा खरीद रहे हो तो बहुत जरूरी है जब नीचे गिरे तो वो उन्हें कंटिन्यू करें। तो इनके लिए फाइनल रिकमेंडेशन क्या है कि कैनरा रोबोको का लार्ज कैप कंटिन्यू करिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू करिए, मोतीलाल का मिड कैप कंटिन्यू करिए, मोतीलाल का डिफेंस फंड भी आप कंटिन्यू करिए, और एक्सेस और क्वांट स्मॉल कैप के बदले मैं बंधन स्मॉल कैप आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो थोड़े से नंबर ऑफ स्कीम्स कम कर रहा हूं मैं, और 2 स्मॉल की कैप की जगह एक फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। सारे स्कीम्स में आप बराबर करिए, तो मेरे को लगता है आपका पोर्टफोलियो अच्छा, कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं वाईएस रेड्डी जी का, जो कि सीआरपीएफ में नियुक्त हैं। थैंक यू रेड्डी सर। इनकी एज है 50 और इनका निवेश कुछ इस तरह से है। पहले इनका पोर्टफोलियो आपको बता दें मुकेश, एंड में इन्होंने कुछ नए स्कीम्स जोड़ने पर भी आपकी सलाह मांगी है। तो एचडीएफसी के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3000 की सिप कर रहे हैं मिस्टर रेड्डी। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 3000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में भी 3000 की सिप है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 3000, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 3000 है। तो और अभी 1 करोड़ के टारगेट पर ये पहुंचना चाहते हैं। 10 साल का नजरिया है, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। एडवाइस ये पूछ रहे हैं आपसे कि जियो, ब्लैक रॉक, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या कोई और इंडेक्स फंड मुझे क्या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? आप बताइए, कुछ चेंज करें। एक अगर इंडेक्स फंड ऐड करना चाहते हैं तो जियो, ब्लैक रॉक इनको ऐड करने का मन कर रहा है, या आप सजेस्ट करेंगे नहीं आप कोई और इंडेक्स फंड लें? देखिए प्रियंका, पहले तो रेड्डी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफेंस से हैं, सीआरपीएफ से हैं, एंड हमारे लिए डिफेंस के लोग हमेशा स्पेशल रहते हैं, काफी रिस्क वो ले रहे हैं। तो अच्छी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट्स वो अपनी ठीक से करें, क्योंकि उसमें काफी वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल होता है। तो अब रेड्डी जी का मैं अगर पोर्टफोलियो की बात करूं तो सबसे पहले इनकी गोल प्लानिंग की बात करूंगा। इनका करंट पोर्टफोलियो जो है लगभग 1.76 लाख का है। इनकी सिप मंथली 15,000 की चल रही है, और ये स्टेप अप 10% की बात कर रहे हैं प्रियंका। इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो जितने आ रहे हैं शो में,
इसमें एक अच्छी बात क्या है कि सारे इन्वेस्टर निवेशक स्टेप अप की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है आप काफी एजुकेशन में काम कर रहे हो और ये 10 साल तक ये सिप करेंगे। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि 10 साल बाद अगर ये सिप ऐसी करें तो पोर्टफोलियो लगभग 60 लाख का हो जाता है। जो हमारे रेड्डी जी हैं, इनका टारगेट 1 करोड़ का है, तो 40 लाख का थोड़ा शॉर्टफॉल रह जाता है। तो थोड़ा सा इसको हमें पुश करना पड़ेगा पोर्टफोलियो को। तो मैंने बैक टेस्टिंग करके कैलकुलेशन करके देखा कि 1 करोड़ का गोल अचीवेबल है अगर ये अपनी सिप की अमाउंट 15,000 से 21,000 कर ले और जो स्टेप अप है वो 10% से 15% कर लें। तो मतलब दोनों का मैंने बताया सजेशन कि सिप अमाउंट बढ़ती है तो बढ़ा लीजिए और स्टेप अप जो है 15% कर लीजिए। और अगर आप करंट आप अगर सिप अमाउंट चेंज नहीं कर पा रहे हैं, 15,000 ही कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कोशिश करिए स्टेप अप को फिर 20% ले आइए। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो जो आपके बोनस आए या कहीं से विंडफॉल आए तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए। बट इंपॉर्टेंट जरूरी बात यह है कि गोल क्लियर है। और रेड्डी जी को मैं बोलना ये चाहूंगा, एक बार आदमी गोल सोच लेता है तो वो उससे सोचता रहता है तो मैनिफेस्ट होता है और गोल पूरा हो जाता है। जनरली इन्वेस्टर्स में हम यही देखते हैं। तो मेरे को लगता है 1 करोड़ का गोल पूरा होना चाहिए। अब इनके मैं अगर स्कीम्स की बात करूं तो प्रियंका जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे रेड्डी जी ने पोर्टफोलियो काफी अच्छा बनाया है। इनफैक्ट शो में आज कल जितने भी पोर्टफोलियोज आ रहे हैं काफी अच्छे आते हैं। अब जैसे इनके पास एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एचडीएफसी के सारे फंड इस समय अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो उसको कंटिन्यू करें। मोतीलाल का मिड कैप फंड है जो एक अच्छा मिड कैप फंड है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, उससे भी कंटिन्यू करें। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी सारे पोर्टफोलियोज में आजकल मिलता है, तो उसे भी कंटिन्यू करें। और निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड है, ये भी एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है, तो इन 4 को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इनके पास एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसे मैं चेंज करना चाहूंगा और इसे मैं चेंज करके एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड करना चाहूंगा। इसलिए करना चाहूंगा कि क्योंकि ये एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, इसमें टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। 70% लार्ज कैप, 20% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप है। तो इसमें एक इंडेक्स फंड आ जाता है जो लो कॉस्ट एक इंडेक्स फंड रहता है। रेड्डी जी ने ये भी सवाल पूछा कि जियो ब्लैक रॉक का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में करें क्या। तो मैं बताना चाहूंगा रेड्डी जी, जैसे काफी सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे इंडेक्स फंड सबके लिए सूटेबल होते हैं। बहुत जरूरी कि हम समझें, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो अगर सारी कंपनीज की, इंडिया की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको बाय मार्केट कैप या साइज में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जो टॉप 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी की लार्ज कैप कंपनीज हैं। 51 से 100 कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती हैं। ये थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा भी है, और तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्पेसिफिक इंडेक्स लें। आपके लिए बेटर है कि निफ्टी 500 इंडेक्स लें, जो कि ब्रॉडर इंडेक्स है, काफी पॉपुलर और स्टेबल है, जो इसलिए मैंने आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बीएससी 500 ऐड करवाया। तो वो आप कर लीजिए, एक चेंज है और थोड़ा सा स्टेप अप बढ़ाएंगे तो मेरे को लगता है आप गोल के तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे। एक लाइव क्वेश्चन जय अग्रवाल का पिक कर रहे हैं। जय भी यंग इन्वेस्टर हैं, 26 साल इनकी उम्र है और ये निवेश कर रहे हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 1000 की सिप, निपॉन के स्मॉल कैप में 1000 की सिप, 5000 की सिप है, 5 स्कीम में इवनली डिवाइड किया। यूटीआई निफ्टी में 1000 की सिप, मोतीलाल का इन्होंने स्कीम का नाम नहीं लिखा है, मोतीलाल ओसवाल बस लिखकर भेजा, और कोटक का मल्टी कैप जिसमें 1000 की सिप है। तो ये 5 स्कीम्स 5000 की सिप जिसमें 1,000 डिवाइड किया है। ये पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है आपको? देखिए प्रियंका, अगर जय के पोर्टफोलियो की हम बात करें तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा बनाया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक लार्ज कैप हैवी फंड है, इसमें थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर आ जाता है। यूटीआई निफ्टी भी लार्ज कैप फंड है, एंड निपॉन स्मॉल कैप इन्होंने लिया है जो कि स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए। मोतीलाल ओसवाल का मेरे को लगता है कि मिड कैप फंड लिया होगा, एंड क्योंकि मिड कैप फंड ज्यादातर पोर्टफोलियो में मिल रहा है और फंड भी अच्छा है। तो अगर नहीं है तो मोतीलाल मिड कैप फंड, इनको डेफिनेटली एक मिड कैप फंड तो चाहिए। और कोटक का मल्टी कैप फंड भी अच्छा है, क्योंकि जिसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप है। तो पांचों फंड अच्छे हैं, और जय ने स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी की है, क्योंकि इसमें एक्सपोजर लार्ज, मिड, स्मॉल सब में अच्छा आ रहा है।
तो जय को मैं बताना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो उनका परफेक्ट है, उनको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यंग इन्वेस्टर को प्रियंका मेरी एक ही रिकमेंडेशन होती है कि यंग इन्वेस्टर स्टिक करें अपने प्लान में, ज्यादा माइंड में अगर पोर्टफोलियो कोई स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है, कोई नई चीजें ज्यादा ना करें, कंसिस्टेंटली करिए, क्योंकि यंग हैं, अगले 24 साल अगर ये करेंगे, 60 साल तक, 34 साल करेंगे, तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो इनके रिटायरमेंट तक बन जाएगा। तो कंटिन्यू करिए जय जी, स्टेप अप आप करते रहिए, जैसे से आपकी इनकम बढ़ेगी और आप ट्रैक पे हैं। ओके, चलिए कदम वमन जी का क्वेश्चन पिक कर रही हूँ मैं। कदम जी नमस्ते, आपने सबसे पहले शो में अपना क्वेश्चन भेजा था, मैंने देखा था, पर फिर इतने क्वेश्चन आ गए तो हम फिर स्क्रॉल अप करके आपका क्वेश्चन लेकर आए हैं। निप्पॉन के स्मॉल कैप में कदम जी जो है 60,000 की सिप कर रहे हैं, आईसीसीआई के वैल्यू फंड में 15,000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में भी 15,000 की सिप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 90,000 की सिप जो है वो कदम वामन कर रहे हैं। 5 करोड़ का टारगेट है जिसे ये हासिल करना चाहते हैं, जो कि 20 साल का वक्त देंगे। तो 20 साल के नज़रिए से 3 स्कीम में 90,000 को इन्होंने स्प्लिट किया, 60,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000। तो ये स्प्लिट कैसा आपको लग रहा है पैसे का? और स्कीम्स, एक स्मॉल कैप, एक वैल्यू फंड और एक मोतीलाल का मिड कैप। देखिए प्रियंका, अगर कदम जी के पोर्टफोलियो की बारे में बात करें तो 90,000 अच्छी सिप अमाउंट कर रहे हैं ये। मेरे को लगता है अगर कंटिन्यू करेंगे और स्टेप अप भी करेंगे तो इनका गोल अचीव होना चाहिए। अब इनके पोर्टफोलियो में एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 90,000 में से 60,000 की सिप ये सिंगल फंड में कर रहे हैं, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में। तो 66% पोर्टफोलियो आपका सिंगल स्कीम में जा रहा है, ये मेरे को एक रेड फ्लैग लगता है। दूसरा, स्मॉल कैप में ये 66% कर रहे हैं, और अगर मैं 15,000 मिड कैप का भी ऐड कर लेता हूं तो 80,000 जो है इनका आउट ऑफ 90,000, लगभग 85% इनका मिड एंड स्मॉल में जा रहा है। तो काफी एग्रेसिव ये पोर्टफोलियो बन जाता है। मेरे को पता नहीं कदम जी का रिस्क प्रोफाइल क्या है, ये कितने कंफर्टेबल हैं, स्मॉल कैप अगर गिरता है, मिड कैप गिरता है, तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं। प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को, लास्ट 5 साल में कोविड के बाद स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनका कैगर 30-35% का है, और इन्वेस्टर कई बार पास परफॉर्मेंस देख के स्कीम सेलेक्ट कर रहा होता है। तो इन्वेस्टर को ये जानना बहुत जरूरी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 5 साल के बियॉन्ड भी देखें कि जब मार्केट गिरी थी तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप कितने गिरते हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकली आप देखोगे प्रियंका, मिड स्मॉल कई बार 60-70% भी गिर जाते हैं। कोविड जो 2008 का टाइम आया था उसमें स्मॉल मिड कैप 70% तक गिर गए थे। ऑफ कोर्स वो बाउंस बैक कर गए थे, बट जो ड्रॉ डाउन है कि मार्केट गिर रही है तो कितना गिर रहे हैं, ये बहुत गिरते हैं। तो अगर इन्वेस्टर अपना 85% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप, मिड कैप में डाल रहा है, तो जानना उनको बहुत जरूरी है कि रिस्क बढ़ जाता है। अगर वो इस रिस्क से कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हो, बट मेरे को पता नहीं ये कितने कंफर्टेबल होंगे। आइडियली आप मेरे से पूछोगे तो स्मॉल कैप में इनको एलोकेशन कम करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम क्या थी प्रियंका, सिंगल फंड में जब आप 66% करते हो तो हम एक सिंगल फंड मैनेजमेंट में अपना रिस्क बढ़ा लेते। बाई चांस अगर वो फंड अंडर परफॉर्म करने लगता है तो पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को ड्रैग डाउन कर लेगा, पूरा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा। तो मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा इनको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। 3 फंड है, मैं एक और फंड ऐड करना चाहूंगा जो कि इंडेक्स फंड है, HDFC BSE 500 इंडेक्स फंड ऐड करना चाहूंगा, जिसमें लार्ज कैप लगभग 70% है। ये पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाएगा। ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो भी लार्ज कैप हैवी है। और मोतीलाल मिड कैप फंड भी अच्छे हैं। वैसे तीनों फंड अच्छे हैं, चौथा फंड ऐड करें और चारों फंड में बराबर का इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे क्या है कि जो स्कीम डाइवर्सिफिकेशन आपका अचीव हो जाता है, स्मॉल मिड कैप में जो ज्यादा ओवर एलोकेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो थोड़ी मेरी कोशिश ये है कि पोर्टफोलियो स्टेबल बने, सिंगल स्कीम में जो ज्यादा एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो, और जो स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो। तो थोड़े से चेंजेस हैं प्रियंका कदम जी के लिए, तो ये कर लेंगे तो पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। ओके, सो कदम जी प्लीज़ ख्याल रखिएगा। और अब हम लेकर आते हैं प्रवीण का क्वेश्चन। प्रवीण ने हमें अपना पोर्टफोलियो भेजा है। ये सारे ही सिप्स जो हैं 5,000 की कर रहे हैं पर स्कीम। ICICI प्रू लार्ज कैप, HDFC का मिड कैप,
बंधन का स्मॉल कैप, जेएम का फ्लेक्सी कैप और कोटक का मल्टी कैप। 5000 ईच यानी 25,000 की सिप हर महीने कर रहे हैं। लक्ष्य है 80 लाख से 1 करोड़ का इन 12 इयर्स टाइम होराइजन। और जो इन्होंने जेएम का फ्लेक्सी कैप पिक किया है, इस पर पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक है या मुझे कोई और फ्लेक्सी कैप पिक करना चाहिए। मुकेश, क्या सजेस्ट करेंगे आप? प्रवीण को मैं बताना चाहूंगा, प्रवीण आपने सही अपने पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। आप ओके। अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि आपने जो जेएम फ्लेक्सी कैप का सवाल उठाया है उस उधर ही मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है। जेएम फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, फंड मैनेजमेंट टीम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो मेरे को लगता है आप उसके बदले पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। जो राजीव थक्कड़ जी अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो उसको रिप्लेस कर लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट हो जाता है। बाकी जो आपने स्कीम सेलेक्ट की हैं वो काफी अच्छी हैं, आईसीसी लार्ज कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, कोटक वगैरह, जितना भी आपका एलोकेशन है वो परफेक्ट है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस जेएम के फ्लेक्सी कैप को पराग पारी से कर लीजिए तो पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। ओके, चलिए आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। मुकेश, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। क्वेश्चंस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन एक टाइम की कमिटमेंट होती है, इसीलिए आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होती है जल्द। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। तो आप अपने पोर्टफोलियोज यूं ही हम तक पहुंचाते रहिए। पोर्टफोलियो भेजने का तरीका वही पुराना है, हर शो में मैं आपको बताती हूं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9311121874, जिससे आप हमें रीच कर सकते हैं। ईमेल अगर करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com, ये है हमारा ईमेल एड्रेस। और साथ ही में आप हमें देख सकते हैं एक्स पर, फेसबुक पर, और जुड़िए हमारे साथ मनी9 प्राइम की मेंबरशिप लेकर भी। मनी9 प्राइम की फैमिली का हिस्सा बनिए। मनी9 प्राइम की मेंबरशिप में हम 3 ऑफरिंग आपके लिए लेकर आए हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और प्राइम। और इन तीनों के साथ जुड़कर आप मनी9 प्राइम के एक्सक्लूसिव कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। कल होती है मुलाकात। जो पोर्टफोलियोज छूट गए हैं उनसे मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कोशिश ये होगी कि कल हम आपके पोर्टफोलियोज को लेकर आए। मनी9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।